ठीक है बेटा। तो चलिए आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है, शुरू करें। गुड। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना? याद है? उसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की निर्भरता भी अपन लोगों ने देख लिया था। और अपन आज उसके बाद देख रहे हैं बेटा क्रांतिक कोण की निर्भरता। ये देखिए, तो क्रांतिक कोण की निर्भरता, क्रांतिक कोण की निर्भरता, है ना? याद रखो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है बेटा, ये आपको। तो क्रांतिक कोण की निर्भरता, तो क्रांतिक कोण किस किस बातों पर निर्भर करता है बेटा, है ना? तो सबसे पहला है ना, जिस पर निर्भर करता है हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। प्रयुक्त प्रकाश का रंग, और रंग को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं बेटा? तरंगदैर्घ्य से। किससे? तरंगदैर्घ्य से। या तो प्रयुक्त प्रकाश का रंग, है ना? याद है, कलर ऑफ यूजफुल लाइट, है ना बेटा? यूजफुल लाइट, और यूजफुल लाइट किससे रिलेटेड होता है? कलर किससे रिलेटेड होता है? वेवलेंथ से। ये आपको ध्यान रखना। तो तरंगदैर्घ्य देखिए बेटा, ये डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं बनता है ना? ये आपको ध्यान रखना। तो पहले हम ये जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो किससे संबंधित होता है? अपवर्तनांक से। ये देखो, है ना? अब हम अपवर्तनांक को हम संबंधित कर सकते हैं बेटा क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण से, ये आपको ध्यान है। क्लियर? ये देखो, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना बेटा? गुड। तो देखो, जैसे हम लोग मान लेते हैं ये प्रकाश कौन सा? दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? विग्योर, VGYOR, विग्योर, है ना? तो अपन सबको पता है बेटा V क्या कहलाता है? बैगनी, यानी कि वायलेट। तो वायलेट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वायलेट कलर के लिए, है ना, तरंगदैर्घ्य, तो वो कितना होता है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी हम रेड से कंपेयर करते थे, इसको हम लोग क्या लिख देते? कम, मिनिमम, है ना? तो तरंगदैर्घ्य कम होगा तो इसका अपवर्तनांक क्या आ जाएगा बेटा? ज्यादा। इस कलर यानी कि बैगनी कलर के लिए क्या होगा? ज्यादा। याद रखना, जब बैगनी कलर का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा बेटा? कम। ये ठीक। इसी प्रकार हम रेड जो कलर होता है उसका वेवलेंथ कितना लिखते हैं बेटा? 7000 एंगस्ट्रॉम, है ना? इस बैगनी रंग के कंपेयर में हम क्या बोलते हैं? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है बेटा, तो इसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन को याद है ना? क्या बोलते थे अपन लोग? इसको बोलते थे बेटा कॉचिक रिलेशन, है ना? याद है ना? तो यह अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इसका अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक कम है तो क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा। या क्लियर? तो ये इस तरीके से हम तरंगदैर्घ्य का क्रांतिक कोण के साथ संबंध निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, मैं 1 मिनट बेटा कैमरे को देख लेता हूं ना, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है ना बेटा? ओके बेटा, बहुत सुंदर आ रहा है बेटा, है ना? गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहली निर्भरता। आगे बेटा दूसरा निर्भरता आता है बेटा सघन व विरल माध्यम के जोड़ों पर। क्या आता है बेटा? नंबर 2, सघन व विरल माध्यम के जोड़ों पर, है ना? ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ऑन पेयर ऑफ मीडियम रेयर एंड डेंसर, इस बात पर भी निर्भर करता है बेटा, है ना? सघन व विरल माध्यम के जोड़ों पर। तो आपको तो पता है ना बेटा, तो ये माध्यम के जोड़ों पर अपवर्तनांक भी निर्भर करता है, और अपवर्तनांक से संबंधित कौन होता है? क्रांतिक कोण। जैसे आपको याद होगा, हमने आपको एक टॉपिक बताया था बेटा, क्या? जैसे देखो, वायु व पानी, वायु व कांच, वायु व
हीरा। अब देखो वायु और पानी के लिए अपवर्तनांक कितना लिखते थे 1.33, वायु और कांच के लिए अपवर्तनांक कितना लिखते हैं बेटा 1.5 सॉरी, और वायु और हीरा के लिए कितना लिखते हैं 2.4। तो इस डायरेक्शन में जाने से क्या बढ़ रहा है बेटा, अपवर्तनांक बढ़ रहा है ना, ये देखो। लेकिन आपको पता है इसका क्रांति कोण कितना होता है, इसका क्रांति कोण 49 डिग्री आता है, इस वाले का, इस पेयर के लिए क्रांति कोण का मान 42 डिग्री आता है, इस वाले के लिए क्रांति कोण का मान 24 डिग्री आता है। तो जब हम इस अपवर्तनांक बढ़ते गए तो क्रांति कोण का मान क्या हो रहा है, देखो क्रांति कोण का मान डिक्रीज हो रहा है बेटा, ऐसा है ना, घट रहा है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। और घटना भी चाहिए, हमारा सूत्र पता है, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो क्रांति कोण का मान क्या होता है बेटा, घटता है। क्लियर, ये तो इस तरीके से सघन और विरल माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। गुड, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, टेम्परेचर पर, है ना, ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर यानी कि ताप पर, ठीक है बेटा, किस पर, ताप पर। तो ताप क्या होता है बेटा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रियलिटी में होता क्या है, माध्यम का घनत्व, जो माध्यम का घनत्व होता है बेटा वो घट जाता है। ताप बढ़ाने से माध्यम का घनत्व घट जाता है, अर्थात उसका अपवर्तनांक घट जाता है। अपवर्तनांक घटेगा बेटा तो क्रांति कोण का मान बढ़ता है, तो क्रांति कोण का मान बढ़ता है, यह आपको ध्यान, ठीक है। तो ताप बढ़ाने से माध्यम का घनत्व घटता है, अर्थात अपवर्तनांक घटता है, अर्थात क्रांति कोण का मान बढ़ जाता है। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्या, क्रांति कोण की निर्भरता। चलिए ये भी मिटा देते बेटा, ठीक। चलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिए क्या ले रहे हैं अपन लोग, है ना, ये है एग्जांपल्स, है ना, लेते हैं बेटा, है ना, एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एग्जांपल्स, एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया एग्जांपल्स, अरे कैसा लिख दिया, एग्जांपल्स, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ठीक है बेटा। ये आपको देखो, हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का बेटा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, और चूंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है इसलिए आपको इसके उदाहरण को अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, आपको उदाहरण बस को याद रखना है, आपको उस उदाहरण का पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर भी मैं कुछ कुछ बताते जाऊंगा। जैसे देखो पहला, हीरे के चमक, चमक, है ना, ये हीरे के या हीरे की चमक, है ना, हीरे की चमक, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। हीरे की चमक इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, हीरे की चमक तो बिलियंस, क्या बोलते हैं, बिलियंस ऑफ डायमंड, क्या बोलते हैं, बिलियंस ऑफ डायमंड। आप देखते हो हीरा को इस तरीके से तराशा जाता है या कटिंग किया जाता है बेटा, है ना, ताकि किसी भी एक फलक से हम प्रकाश की किरण को उसमें एंटर करा सके, क्या करा सके, एंटर। और जैसी प्रकाश की किरण जब एंटर कर जाता है हीरे के अंदर, तो आपतन कोण के मान को हम क्या रखते हैं, क्रांति कोण के मान से ज्यादा। और आपको पता है कि हीरे के लिए जो क्रांति कोण का मान होता है बेटा वो कितना होता है, 42 डिग्री होता है, यानी आपतन कोण का मान 42 डिग्री से क्या होना चाहिए, हीरे के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज्यादा, और क्रांति कोण का मान कितना होता है, 24 डिग्री, है ना। तो जैसे 24 डिग्री से ज्यादा रखेंगे तो वहां पर जो किरण होता है बार बार परावर्तित होते रहता है, फिर एक निश्चित फलक से हम उसको क्या कर देते हैं, प्रकाश की किरण को हीरे से बाहर निकालते हैं। जब भी प्रकाश की किरण हीरे से बाहर निकलेगा
वहां पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से कम होता है बेटा, तभी प्रकाश की किरण क्या होगा, उस हीरे से बाहर निकलेगा। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हीरे की चमकने का जो कारण है वो बार बार परावर्तन बेटा, क्या है, मेनी टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया। नंबर टू आता है बेटा, है ना, नंबर 2 आता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या आता है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, है ना बेटा, याद रखना। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश की तंतु, प्रकाश की तंतु, ठीक है। इसको अपन पूरा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा रुक जाते बेटा, है ना, पहले मैं और उदाहरण की बातें कर लेता, हालांकि अपन इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, है ना, इसलिए थोड़ा रुक जाते। तीसरा नंबर और उदाहरण अपन चर्चा कर लेते तब तक, है ना, मरीचिका, मरीचिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिराज। क्या बोलते हैं, बोलो, मिराज, ये आपको ध्यान है ना, मिराज। मिराज वास्तव में होता है क्या है, एक प्रकार का ये एक प्रकार का क्या होता है बेटा, प्रकाश की दृष्टि भ्रम है। क्या है, बोलो, एक प्रकार का है ना, प्रकाश की दृष्टि भ्रम होता है बेटा, है ना, एक प्रकार का प्रकाश की दृष्टि भ्रम, धोखा, भ्रम होता है ना। कहाँ देखते हो आप लोग, ये खासकर गर्मियों के दिन में होता है, ग्रीष्म सीजन में। क्या होता है बेटा, ग्रीष्म सीजन में आपको ऐसा दिखाई देता है। कई बार आप ग्रीष्मकालीन समय में अगर हम रेगिस्तान में यात्रा करते हैं तो हमको एहसास होता है कि दूर हमको कैसा दिखता है, तालाब है या झील दिखाई देता है, या हमको पेड़ का क्या दिखाई देता है, छाया दिखाई देता है ना। उससे हमको ऐसा लगता है कि मानो वहां पर क्या है, पानी है। जब वहां पास में हम पहुंचते तो पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यह आपको, इसी को बोलते हैं हम लोग दृष्टि भ्रम। और ये कौन सा दृष्टि भ्रम है बेटा, प्रकाश की दृष्टि भ्रम, और ये है मरीचिका, इसी को बोलते हैं हम लोग मरीचिका। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि अपने इसको पूरे डिटेल में नहीं देखना बेटा, ये आपको ध्यान रखना, केवल आपको ध्यान रखना, ठीक है। चौथा नंबर आता है लूमिंग। लूमिंग भी एक प्रकार का क्या है बेटा, ये भी दृष्टि भ्रम होता है। लूमिंग क्या होता है, दृष्टि भ्रम। ये कहां पर होता है बेटा, जब हम समुद्र में यात्रा करते हैं गर्मी के दिनों में, तो हमको दूर से जो आने वाला जहाज होता है, मानो ऐसा लगता है कि आकाश में उल्टा लटका हुआ है। क्या लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, ऐसा महसूस होता है। इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है, लूमिंग। ये भी आपको याद रखना बेटा। चौथा होता है बेटा, इसी में आता है, चौथा हो गया ना, हाँ, पांचवा नंबर आता है पूर्ण परावर्तक या परावर्तन प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक या परावर्तन प्रिज्म बोलते हैं, यह आपको ध्यान, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, है ना, यह आप का भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अब हमको दो चीजें डिटेल में देखना बेटा, एक ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। ये क्यों, क्योंकि वो आपको पता चल जाएगा बेटा, इसके बहुत सारे, है ना, ये दो एप्लीकेशन पढ़ना है अपने को, बाकी में तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना था। चलिए, तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश की तंतु हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, प्रकाश की तंतु। थोड़ी इसकी बनावट की बात कर लेते हैं। प्रकाश की तंतु सिंपल याद रखना है कि पूर्ण परावर्तन पर आधारित होता है बेटा। किस पर आधारित होता है, बोलो, पूर्ण परावर्तन पर आधारित होता है। इसकी सहायता से ये टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है बेटा। इसकी सहायता से हम प्रकाश पुंज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं बेटा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसको भेजने का काम करते हैं, और किसी भी प्रकार के प्रकाश के जो सिग्नल जो जाता है बेटा, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आता है, कोई अवरोध नहीं आता है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा।
थोड़ा बार बार हमको कैमरे को देखना पड़ता है बेटा। कई बार हमारा ऐसा होता है वीडियो पूरा बना दिया, बाद में पता चलता है कि हमने इसको तो ऑन ही करना भूल गए हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए। चलिए, ओके, गुड। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये देखो बेटा, इसकी जो संरचना होती है वो 3 भागों में होती है। पहला होता है बेटा क्रोड। क्रोड को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोर। क्या बोलते हैं? कोर। ये आपको ध्यान, ये केंद्रीय भाग होता है बेटा। क्या होता है? उस, है ना, प्रकाशीय तंतु का केंद्रीय भाग होता है। ये आपको ध्यान रखना। क्या होता है बोलो? केंद्रीय भाग होता है। ये आपको ध्यान। और ये अच्छी क्वालिटी का कांच या सिलिका या प्लास्टिक का बना होता है। साथ ही साथ इसका जो अपवर्तनांक होता है क्रोड का, वो होता है बेटा 1.52। इसका अपवर्तनांक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका अपवर्तनांक कितना रखते हैं अपन क्रोड का? 1.52। इसके जस्ट ऊपर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं बेटा क्लेडिंग। क्या बोलते हैं बोलो? क्लेडिंग। ये देखो, इसके जस्ट के ऊपर का जो लेयर होता है हम उसको क्या बोलते हैं बोलो? क्लेडिंग। ये क्लेडिंग कहलाता है। ये इसका अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से थोड़ा कम होता है बेटा। क्या होता है? थोड़ा कम। क्रोड का अपवर्तनांक कितना था? 1.52 था, और क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है बेटा 1.48। ये क्लेडिंग का है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेडिंग। हिंदी इंग्लिश नाम में दोनों सेम है बेटा, है ना? क्लेडिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। और ये भी क्या रहता है? जस्ट के ऊपर का लेयर होता है, ये भी कांच या प्लास्टिक की परत होती है बेटा। इसके जस्ट ऊपर में जो लेयर बना रहता है बेटा, वो होता है हमारा सुरक्षात्मक जैकेट। क्या होता है? सुरक्षात्मक जैकेट। ये है सुरक्षात्मक जैकेट। जैकेट, प्रोटेक्टिंग, है ना? याद रखो, सुरक्षात्मक जैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव जैकेट। ये विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है बेटा। किसका बना रहता है? विद्युत रोधी पदार्थ। और ये प्रकाशीय तंतु को पूरी तरीके से, है ना, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर की किसी प्रकार के अवरोधक को अंदर नहीं जाने देता, ये आपको ध्यान रखना। और सिग्नल को भी बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गए? प्रकाशीय तंतु की संरचना। तो इसके 3 भाग है बेटा। पहला है क्रोड, दूसरा है क्लेडिंग, और तीसरा होता है सुरक्षात्मक जैकेट। ये 3 भाग होते हैं बेटा। अब इसका वर्किंग कैसे करते हैं बेटा, है ना? ये देखिए, तो आप इसको, इस वर्किंग को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ये हमारा क्या हो गया? ये प्रकाशीय तंतु। और हमने आपको पहले बताया था बेटा, प्रकाशीय तंतु हम कैसे बनाते हैं, है ना? या तो सीधा हो सकता है या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी प्रकाश होता है बेटा, हम कहां पर आपतित करते हैं? इसके क्रोड पर आपतित करते हैं। ये क्रोड वाला भाग है, ये हमने आपतित कर दिया। यानी यहां का जो अपवर्तनांक होगा उसको हमने म्यू1 माना। म्यू1 मतलब 1.52। और क्लेडिंग का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? म्यू2 ले लेते हैं। उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा कम रहता है ना, क्रोड के अपवर्तनांक से। यानी कि म्यू1 हमेशा क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन। म्यू2 क्या होगा? लेस देन। इसका मतलब प्रकाश कहां से कहां जा रहा है बोलेंगे? ये जो प्रकाश की किरण जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही। कहां जा रही बोलो ना? सघन से विरल माध्यम। और जब भी प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है बेटा, और अगर कहीं यहां पर हमने ऐसा व्यवस्था कर ली कि ये जो आपतन कोण है ना, ये जो आपतन कोण है इसके क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए, आपतन कोण का मान कितना हो जाए? क्रांति कोण से ज्यादा, तो प्रकाश की किरणें क्या होगी बेटा? उसी माध्यम में लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखो, यहां से क्या हो जाएगी बोलो? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान, क्यों? कि शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रकाश को पहले कहां जाना चाहिए? सघन से विरल। दूसरा, आपतन कोण को हमेशा उसकी क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, अदरवाइज पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होती है। अब ये बार बार यहाँ पर क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्ट होते जाएगा। बार बार क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो, बार बार क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होते होते क्या होगा? दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा। दूसरे सिरे तक क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा, ऐसा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसका उपयोग क्या है? इसका यूजेस है बेटा, है ना?
इसको मिटा देता हूं बेटा, ना ये वाला तो अपन पढ़ चुके हैं, हीरे वाला। ये तो इसका यूजेस है बेटा, सबसे पहला उपयोग, यूजेस, उपयोग पर भी डिस्कस कर लेते हैं, यूजेस। ठीक है, तो पहला यूजेस है बेटा दूर संचार, है ना, जो सिग्नल को भेजने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दूर संचार। दूर संचार यानी कि कम्युनिकेशन, क्या, टेली कम्युनिकेशन, ये आपको ध्यान। दूसरा होता है बेटा सिग्नलों में, दूसरा क्या होता है, सिग्नलों में, सिग्नलों में। तीसरा यूज होता है बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में, आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में। एक ऑप्टिकल ट्यूब डाला जाता है हमारे शरीर के अंदर में, जो शरीर के अंदर आमाशय है ना, उसका अध्ययन करने के लिए। तो अंदर में जो भी है हमारे शरीर में जो भी चीजें, उसको अध्ययन करने के लिए आया। और चौथा तो आप बहुत ही ज्यादा देखे होगे बेटा, चौथा, तीसरा नंबर क्या बोला था, चिकित्सा, है ना बेटा, क्या देखा था, चिकित्सी, चिकित्सी, है ना, मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, चौथा तो बहुत ही ज्यादा आप देखते हो चौक चौराहे पर, गार्डन में, है ना, आजकल क्या बनाई जाती है, जितने भी स्मार्ट सिटी बना रही है, बन रही है, उस सब जगह में सजावट के लिए आजकल हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं बेटा, सजावट। लैंप भी बोल सकते हो आप, सजावट लैंप, है ना, आजकल तो देखते हो सजावट लैंप, ट्री, है ना, जिसको आर्टिफिशियल ट्री भी बोलते हैं, इन सब के लिए यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकाशिकी तंतु का उपयोग, क्या हो गया बेटा, प्रकाशिकी तंतु का उपयोग। ठीक है, चलिए आगे चलें, गुड। तो ये होगा, हमने पूरा डिस्कस कर लिया बेटा ऑप्टिकल फाइबर का। अब हम पूरा तरीके से क्या डिस्कस करेंगे बेटा, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, है ना। ठीक है, लिख लिए, ओके बेटा, चलिए लोड कर लीजिए, करिए बढ़िया से, है ना। हाँ, हमेशा एक चीज हमेशा आपको बोलता रहता बेटा, बार बार, अगर किसी वीडियो में नहीं बोला तो ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप वीडियो देखते हैं बेटा, हमेशा वीडियो को एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश क्या करो, है ना। हमेशा कैसे करना, बोलो, एक बार में आपको पूरा वीडियो को कंप्लीट करना है। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना, एक बार में। ठीक है, चलिए, है ना, तो हमको पूरा डिटेल में क्या अध्ययन करना, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, ये देखो बेटा, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये है। ठीक है, ये टोटल परावर्तक प्रिज्म देखना है बेटा, है ना। ये देखिए, ये हमारे पास एक कांच का बना हुआ, क्या बना हुआ बेटा, कांच का बना हुआ पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है बेटा। क्या बना हुआ बोलो, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, है ना, कांच का बना हुआ पूर्ण परावर्तक क्या है बेटा, प्रिज्म। क्या है बोलो, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है, कांच का बना हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान, ये जो चूंकि कांच का बना है बेटा, तो कांच का पृथनांक कितना होता है बोलो, 1.5। ठीक है, इसके लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है बेटा, इसके लिए क्रांति कोण का मान होता है 42 डिग्री। अब आपको पता है ये सब किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त क्या है बेटा, दो शर्त हैं इसके। पहला, किरण को हमेशा डेंसर से कहा जाना है, रेयर। दूसरा क्या है, आपतन कोण को हमेशा क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये दो कंडीशन है, बस आपको यही सेटिस्फाई करना है। हम पहला यूज करने जा रहे हैं इस प्रिज्म का, पहला, है ना बेटा, पहला हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं इस प्रिज्म का, है ना, याद रखना। हम इसकी सहायता से प्रकाश की किरण को 90 डिग्री मोड़ेंगे। कैसे करेंगे बोलो, 90 डिग्री मोड़ने वाले, बेंडिंग ऑफ रेस बाय 90 डिग्री, बेंडिंग ऑफ, है ना, क्या बोल रहा हूं बोलो, बेंडिंग ऑफ रेस एट 90 डिग्री। ये पहला अपन देख रहे हैं बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो कैसे मुड़ेगा। अब मैं यहां पर से प्रकाश की किरण को आपतित कर रहा हूं, देखो ये प्रकाश की किरण को मैंने आपतित कर दिया। अब इस फलक पर देखो, इस प्रिज्म का नाम रख देते हैं ABC। ये जो फलक है बेटा AB पर, ये जो प्रकाश की किरण कैसे आपतित हो रहा है बोलो, लंबवत। और जब लंबवत आपतित होता है बेटा, तो यहाँ पर आपतन कोण का मान 0, तो अपवर्तन कोण का मान भी 0।
यानी प्रकाश की किरण कैसे चली जाएगी बेटा, सीधी यह चली, है ना। अब प्रकाश की किरण कहां पहुंचे बेटा, प्रिज्म के फलक AC पर। अब यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते बेटा, हमेशा याद रखना नॉर्मल सरफेस के लंबवत होता है, तो ये नॉर्मल की होगी बेटा, है ना जी। यहां पर देखो कितना, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। हाँ, ये प्रिज्म की एक और खास बात, अपवर्तनांक के बारे में हमने बात कर लिया था, इसका क्रांतिक कोण कितना है ये भी बता दिया था। ये जो प्रिज्म है वो कैसा है बेटा, देखो ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री, मतलब ये कैसा प्रिज्म है बेटा, ये है राइट एंगल आइसोसेलस प्रिज्म। कैसा प्रिज्म बोलो, राइट एंगल आइसोसेलस प्रिज्म, मतलब समकोण समद्विबाहु प्रिज्म है, क्योंकि इसके दो कोण क्या समान है, मतलब दो भुजा का मान भी क्या होगा, समान होगा। ये तो ये 90 डिग्री, ये देखो तो ये 90 होगा, ये 45, तो ये भी 45, इसलिए ये भी 45 डिग्री बनेगी, यानी आपतन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। अब देख लो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो गया, आई का मान हो गया 45, क्रांति कोण का मान 42, तो आपतन कोण का मान ज्यादा क्रांतिक कोण से, इसलिए प्रकाश जो होगा इस प्रिज्म से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि प्रिज्म के अंदर से ही प्रकाश की किरण क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो यहां पर भी कितना डिग्री बनेगा बोलो, 45 डिग्री, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण इस सतह पर कैसे आपतित हो रही, लंबवत, तो बिना विचलित हुए सीधी सीधी चल जाएगी। कैसे निकल जाएगी बोलो, सीधी सीधी निकल जाएगी बेटा। तो देखो बेंडिंग ऑफ रेज एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में हमने प्रकाश की किरण को क्या कर दिए, मोड़ दिए बेटा, प्रकाश की किरण को 90 डिग्री मोड़ दिए। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज हम यूज करते हैं बेटा पेरिस्कोप में। कहां यूज करते हैं, पेरिस्कोप, याद रखना, है ना, पेरिस्कोप। अब सोच रहे हो कि पेरिस्कोप में यूज करते हैं सर, हाँ बेटा, पेरिस्कोप के रूप में हम इस प्रिज्म को उपयोग कर सकते हैं, जबकि आपको पता है पेरिस्कोप के रूप में हम लोग किसका यूज करते थे, दर्पण का, और उस दर्पण को हम लोग कितने डिग्री में रखते थे, 45 डिग्री में। तो वही तो काम कर रहा है ना बेटा ये प्रिज्म, तो इस प्रिज्म को हम दर्पण की जगह पर हटाकर यूज कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जब प्रकाश की किरण को 90 डिग्री में मोड़ने वाली स्थिति में रखा है, तो इसका यूज कहां कर सकते हैं बेटा, पेरिस्कोप में कर सकते हैं। क्लियर, गुड। चलिए बेटा, अब हम दूसरा इसी का यूज देखते हैं, बैंडिंग है ना, ऑफ रेज एट 180 डिग्री। इस बार हमारा यूज क्या है, हम इस प्रिज्म को इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे कि प्रकाश की किरण को कितने डिग्री मोड़ दे बेटा, 180 डिग्री में। ये देखो हमने प्रिज्म ऐसा लिया, हमने इसी प्रिज्म को ऐसा रख दिया, ये 90 डिग्री को हमने यहां रखा बेटा, 45 डिग्री को यहां, 45 डिग्री को यहां। याद रखना इस प्रिज्म का नाम क्या बोलो, समकोण समद्विबाहु प्रिज्म, राइट एंगल आइसोसेलस प्रिज्म, याद रखना। चलिए बेटा, अब हम इसमें प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं, देखिए तो देखो यहां पर जैसे प्रकाश की किरण एंटर करता लंबवत, ये बिना विचलित होती सीधी निकल जाती, इस कंडीशन के कारण यहां पर हम क्या कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45 डिग्री। तो इस फेस में, यानी कि इसका मैं नाम दे दूं ABC, तो BC जो सतह है यहां पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना बेटा, इसलिए प्रकाश की किरण को ये उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर देगा, और जब रिफ्लेक्ट करता है तो वहां पर परावर्तन का नियम लगता है, यानी ये आपतन कोण 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा परावर्तन कोण। फिर हम यहां से एक नॉर्मल डाल देंगे बेटा, ये भी 45 डिग्री, और ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी TR आएगा, यानी प्रकाश की किरण कितना डिग्री मुड़ गया बोलो, 180 डिग्री, देख लीजिए, है ना भाई, ये आपको ध्यान। तो हमने 180 डिग्री में प्रकाश की किरण को मोड़ दिया बेटा। इसका यूज कहां करते, प्रिज्म द्विनेत्री में। कहां यूज करते हैं बेटा, प्रिज्म द्विनेत्री में, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म बाइनोकुलर। क्या यूज करते हैं बेटा, प्रिज्म बाइनोकुलर, याद बाइनोकुलर में किया जाता है।
है ना, ये आपको ध्यान रखना। ये प्रकाश की किरण को कितने डिग्री मोड़ने काम आता है, 180 डिग्री। अरे यार, चलिए तीसरा नंबर आते हैं, क्या आते हैं बेटा, तीसरा। ठीक है, अब हम बनाने, अब इस प्रिज्म को यूज करने जा रहे हैं प्रकाश यानी जो प्रतिबिंब है उसको सीधा करने के। किसके लिए, प्रतिबिंब को सीधा, इरेक्टिंग ऑफ इमेज, इरेक्टिंग ऑफ इमेज, है ना, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, सीधा प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, ये तो सीधा प्राप्त करना है। अगर आपको किसी प्रतिबिंब को सीधा प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे, तो प्रिज्म को हमको इसी पोजीशन पर रखना पड़ेगा। ये देख, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45। बस बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए टी आर आई कहाँ लगाते हैं, ये सब आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए। जैसे मान लेते हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा है, ये वस्तु कैसा रखा, मैंने उल्टा रख दिया बेटा, ये देखो, इसका नाम रख दिया ए बी। अब देखो जैसे मैं इससे प्रकाश की किरण को प्रिज्म में भेजूंगा, ये लंबवत जा रहा है, तो लंबवत आपकी थोड़ी इसलिए बिना विचलित हुए सीधी सीधी निकल जाएगी बेटा, है ना, नो डेविएशन। ये देखो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी आर आई घटित होगा, कहाँ पर, इस प्रिज्म के जो फलक है पी क्यू आर एस, यानी कि क्यू आर फलक, यहाँ पर टी आर आई घटेगा। कैसे टी आर आई घटेगा, देखो ये आपको दिख रहा होगा बेटा 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45, ट्रेंगल जानते हैं बेटा 180 डिग्री होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री थी, ये 45 डिग्री में रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना बेटा, है ना। प्रकाश की किरण देखो प्रिज्म से एयर में जा रहा था, मतलब डेंसर से लेयर जा रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इसलिए रिफ्लेक्ट कर दिया बेटा। अब ये भी कितने डिग्री रिफ्लेक्ट होगा, 45। यहाँ पर कैसे आपतित हो रहा, लंबवत, तो लंबवत अगर आपतित हो रही है सीधी निकल जाएगी बेटा एकदम। चलिए यहां से देख लेते, बी से ले लेते, प्रकाश की किरण बिल्कुल सेम टू सेम आएगा बेटा। ये देखो, यहाँ प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हुआ, बिना विचलित निकला, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाला और ये पुनः ये रिफ्लेक्ट, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45। तो ए वाला कौन है, ये ऐसा एक डायग्राम बनेगा, तो ए का प्रतिबिंब इधर बी डैश, अब बी का बी डैश, तो ये कैसा दिख रहा है हमको, सीधा। तो हमने उल्टी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना लिया बेटा, सीधा प्रतिबिंब बना लिया। इसका उपयोग कहाँ करते, प्रमापी लालटेन, प्रमापी लालटेन कहाँ यूज करते बोलो, प्रमापी लालटेन, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रमापी लालटेन को प्रोजेक्शन लैंटर्न, प्रोजेक्शन, है ना, प्रमापी मतलब होता है प्रोजेक्शन, और लालटेन को बोलते हैं लालटेन, ये देखो लैंटर्न, है ना, ये आपको, तो ये इसका उपयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर बोलो, हाँ बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा। अब कुछ एक आध स्पेशल क्वेश्चन और कर लेते बेटा इसी पर आधारित। चलिए अच्छे से समझना की कोशिश करना, है ना, थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराए और आप अपने बुक से भी करते रहिए बेटा, है ना। ठीक है, ओके। चलिए तो हम थोड़ा ट्रिपिकल टाइप के क्वेश्चन का स्टडी करने वाले हैं बेटा। क्या करने वाले बोलो, ट्रिपिकल टाइप के क्वेश्चन का स्टडी करने वाले। देखिए इसी पर आधारित है, वो भी पूर्णांतरित पर आधारित। तो ये हमने क्या लिया बेटा, एक प्रिज्म लिया, और ये जो प्रिज्म है कांच का बना है, इसका अपवर्तनांक है 1.5। ठीक है, ये कोण कितना दिया बेटा, 45 डिग्री, ये कोण कितना दिया बेटा, 90 डिग्री, ये कोण भी कैसा है बेटा, 45 डिग्री, यानी राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म ही है बेटा। ठीक है, अब हम इसके ये जो प्रिज्म है इसका सतह मान लेते हैं, ये ए है, बी है, सी है। यहां पर हम लोग 3 प्रकार के प्रकाश को आपतित कर रहे हैं बेटा। कितने प्रकार के प्रकाश को आपतित कर, 3। ये है रेड, है ना, ये है हमारे पास ग्रीन, और ये है क्या, ब्लू। ठीक है,
क्या क्या आपतित किया बेटा? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड का जो अपवर्तनांक है यहां लिख देता हूं ना, ये है 1.39। ग्रीन का अपवर्तनांक है 1.44 है ना। ब्लू का अपवर्तनांक है 1.47। कोई भी ले सकते हैं, बस अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको याद होगा हमने पहले वीडियो से बताते आ रहे बेटा आपको बिग्योर, है ना। इधर से इधर जाते तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और इधर से इधर जाने पर अपवर्तनांक बढ़ता है, याद रखना। तो देखो लाल का अपवर्तनांक कम है, ग्रीन का ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा क्या होगा? ब्लू का होगा। ये आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा चुका बेटा, है ना, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हमसे प्रश्न क्या पूछेगा बेटा? हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमने तीन प्रकाश को, है ना, लाल, ग्रीन और बैगनी को फलक प्रिज्म के फलक ए बी पर आपतित करते हैं तो कौन सा प्रकाश किरण ये जो प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी, कौन सा प्रकाश किरण इन तीनों में से इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी, यानी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, यानी फलक ए सी को पार करके बाहर चला जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा? ठीक है। हेलो, इनमें से आपको ये बताना है इन तीनों किरणों में से कौन सा ऐसा किरण है जो ए सी फलक से बाहर निकल जाएगी, उस साइड चली जाएगी, है ना बेटा? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है? ओके, गुड। चलिए तो कैसे निकालेंगे? तो देखो अगर हम प्रकाश की किरण को ध्यान से देखें, ये सब प्रकाश की किरण कैसे आपतित हो रहे हैं? यहाँ पर लंबवत, तो लंबवत आपतित हो रही तो ये कैसे जाएगी? हमेशा सीधी, और जैसे यहाँ पर सीधी जाएगी तो यहाँ पर टकराएगी। टकराने से क्या होगा बेटा? यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे सर। नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो हमको ये कोण पता करना पड़ेगा बेटा। ध्यान से देखो 90 डिग्री है, ये 45, ये 45, ये भी 45 डिग्री होगा, यानी आपतन कोण का मान क्या रहा है? 45 डिग्री। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस आपतन कोण के लिए इसका अपवर्तनांक क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। तो आपको याद होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिएगा ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR। TIR के लिए दो शर्त है बेटा। पहला कि प्रकाश को सघन से विरल, देखो सघन से विरल ही जा रहा था। दूसरा शर्त है कि यहां पर आपतन कोण को क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। जो प्रकाश, जो इन तीनों में से जो भी प्रकाश है, अगर इस नियम का पालन करता होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करता है, वो तो यहीं से लौट जाएगा, और जो इसका पालन नहीं करेगा वो दूसरे माध्यम में चला जाएगा। तो देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होना चाहिए? आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से ज्यादा। मैं यहाँ दोनों साइड क्या ले लेता हूँ बेटा? साइन। ये देखो मैंने दोनों साइड साइन ले लिया बेटा। ठीक, जैसे मैंने साइन लिया, और आपतन कोण तो सभी के लिए सेम आएगा। देखो सभी प्रकाश के लिए सेम आना है, सभी प्रकाश के लिए क्या आना है? बोलो सेम। हाँ, चाहो तो हम कलर से भी दिखा सकते हैं। हाँ, हमारे पास है कलर, तो हम रेड को कलर से बना देते हैं बेटा। पूरी कलर तो ना मिले लेकिन थोड़ा फीलिंग आया रेड, है ना। ये कौन सा कलर है बेटा? ब्लू। तो ब्लू तो है हमारे पास, तो हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ये देखो, तो सभी के लिए क्या मिलेगा? नॉर्मल आपतन कोण 45 डिग्री मिलेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। चलिए, तो आपतन कोण कितना मिल रहा है? 45 डिग्री। अब आप जानते हो साइन थीटा सी बराबर क्या लिखते? 1/μ, है ना। 1/μ होता है ना बेटा। अरे यार, ये देखो साइन थीटा सी बराबर, साइन थीटा सी बराबर साइन इनवर्स 1/μ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा सी बराबर 1/μ। ठीक, ये अब हम यहां से रख देते साइन म्यू का आपतन कोण 45, 1/μ। तो म्यू कितना आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू आएगा ग्रेटर देन 1/sin 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री कितना होता है बोलो? 1/√2। 1/√2 मतलब √2 पर चल देगा। देखते जाना ना, कंफ्यूज नहीं होना।
ये हो जाएगा √2। √2 मतलब 1.414। ठीक है, तो अगर किसी का भी म्यू का मान है ना, अगर म्यू का मान 1.414 से ज्यादा आएगा, वो प्रकाश की किरण क्या करेगा बोलो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है। ये पालन कर रहा है बेटा। तो देखो ये ग्रीन पालन कर रहा है, 1.41 से ज्यादा आया है। ब्लू पालन कर रहा है, 1.41 से ज्यादा आ रहा है। कौन पालन नहीं कर रहा है? रेड, क्योंकि इसका अपर्तनांक कम दिया बेटा। तो ये क्या होगा? दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ये सघन से विरल जा रहा है तो अविलंब से दूर हटेगा, ये जाएगा रेड। तो रेड जो होगा दूसरे माध्यम में चला जाएगा, है ना। ग्रीन कहाँ जाएगा? उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा, ये देखो। और ब्लू भी उसी माध्यम में क्या हो जाएगा बोलो? रिफ्लेक्ट। ये आपको क्लियर? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इस कंडीशन को आपको समझ के आपको बताना है बेटा कि कौन परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, एक और लेते बेटा, है ना। एकदम सरल क्वेश्चन लेते, डरिए मत। चलिए थोड़ा सा सरल क्वेश्चन ले, गुड। फिर से हमने क्या लिया? एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा कोण 45 डिग्री का, फिर दूसरा कोण 45 डिग्री का। हो गया बेटा। लेकिन इस बार हमको इस प्रिज्म का क्या खास बात दिया बेटा? इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू इस प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना दिया? √3। अब यहां पर बोल रहा है हमको कि इधर से हम प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित करते हैं। ये प्रकाश की किरण को हम कैसे आपतित कर रहे हैं? इस सतह पर लंबवत, है ना। तो आपसे पूछेगा कि अगर हम प्रकाश के किरण को यहाँ लंबवत आपतित कर रहे हैं तो इसका निर्गत कोण का मान बताइए। फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। बेटा जो वीडियो देख रहे हो उसको हमेशा पॉज कर लिया करो और खुद से ट्राई करिए। क्या करिए बोलो? खुद से ट्राई। ठीक है, खुद से ट्राई करा करो। चलिए मैं इस, है ना बेटा, खुद से ट्राई करिए। क्या करिए बोलो? खुद से ट्राई। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं इसका, A, B, C, D। तो इसका ऑप्शन है बेटा 60 डिग्री, इसका ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चल जल्दी ट्राई कर लीजिए। हो गया? चलिए मैं ट्राई करूं? ओके, तो मैं ट्राई कर देता बेटा, अगर आपसे नहीं बना है तो, है ना बेटा। ये देखिए तो कैसे करेंगे ट्राई, देखिए। ठीक है, चलिए। हाँ ना, चलिए मेरे साथ चेक कर लीजिए। तो देखो प्रकाश की किरण को हमने लंबवत आपतित किया था, है ना। तो देखो लंबवत आपतित करेंगे तो ये बिना विचलित हुए सीधी सीधी निकल जाएगी बेटा। ये देखो सीधी सीधी निकल गई। अब प्रकाश की किरण इस सतह पर टकरा रही है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल जो आएगा बेटा एकदम स्ट्रेट आएगा, क्योंकि इस फलक कैसे हमारा सीधा। अब देखो ये तो 90 था, हाँ 90 था, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से 90। वेरी गुड। ये 45 है बेटा, तो ये भी 45 देख लो, है ना। अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा? बोलो 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 बोलो। अरे यार, बोलो। है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म मिली है ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा अपन चेंज कर दें क्या? अच्छा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा कठिन करने के लिए अपन इस डिग्री को क्या ले लेते हैं? इस प्रिज्म को 60 डिग्री। कितना ले लेते हैं? इस कोण को 60 डिग्री लेते हैं। और इस वाले कोण कितना हो जाएगा तब? ये 60 हो गया, 90 होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, ठीक। तो देखो तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा ध्यान से, तो ये 90 हो गया, इस ये कितना हो गया? 30। ये हो जाएगा 60, 180 डिग्री बनेगा यहाँ से। देखो टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देख लीजिए, चाहो तो आप इसको पूरा ऐसे ट्रेंगल बना सकते थे यहाँ से। तो ये 60 तो ये भी 60 होता है, ये 90 तो नहीं जाती है, 30 हो जाता है। तो अभी ऐसा भी लिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना, है ना।
अब प्रकाश की किरण देखो सघन से कहां जा रहा है, विरल, तो हम क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। ये देखो, तो स्नेल का नियम क्या बोलते हैं, बोलो, कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, म्यू, है ना, ग्लास से कहां जा रहे हैं, एयर में, कितना एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर। आई का वैल्यू कितना मालूम है अपने को, 30 डिग्री। आर का वैल्यू चाहिए, तो साइन आर बराबर क्या लिखेंगे, ऐसा, साइन 30 रहने दो, ये आ जाएगा जी म्यू ए, है ना, और इसका अपर्तनांक आपको दिया है, ये है 1/2, ये कितना बेटा, √3, कितना है, √3। तो ये उल्टा दिया ना, तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये हो जाएगा साइन 30 रहने दीजिए अभी, इसको लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो ए म्यू जी हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा ए म्यू जी, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, है ना। अब इसका मान रख दो, तो ये होगा √3, ये होगा 1/2, यानी कि √3/2। तो साइन आर बराबर कितना आया बेटा, √3/2, यानी आर बराबर आया 60 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट था बेटा, ए, करेक्ट आंसर ए, करेक्ट ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है बेटा, है ना, हो गया। चलें, ये देखो एक और क्वेश्चन ले लें, क्या ले लेते हैं बेटा, चलिए, है ना, है ना। के बच्चे कमेंट्स किए थे सर ऑप्शन के रूप में दिया करिए, ताकि हम ऑप्शन को भी देखकर चेक करें, ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा, है ना। जैसे हमारे पास कोई 3 माध्यम है, ए बी सी, ये देखो एक क्वेश्चन बना रहे हैं, हमारे पास 3 क्या है, मीडियम है बेटा। इस मीडियम में आपतन कोण दिया है 35 डिग्री, इसमें दिया बेटा 25 डिग्री, इसमें दिया 15 डिग्री, ठीक है। ये 3 मीडियम है, और तीनों मीडियम का नाम हमने लिख दिया। तीनों मीडियम में जो प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं उसका आपतन कोण दिया है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण कितना कितना दिया। आपको यह बताना है कि कौन सा माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, प्रकाश की चाल कम होगी, इन विच मीडियम, है ना, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग, है ना, ये लो, ठीक है बेटा। तो हमको ये पता करना कौन सा माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में बी, बी में सी, सी में डी, नन ऑफ दी, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप ट्राई करिए। हो गया, ट्राई कर लिए, ओके। जब ट्राई कर लिए तो हमारे साथ चलिए, है ना। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए बेटा सी। देखिए कैसे, देखिए तो हमारा स्नेल का नियम क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये बोलता है बेटा, है ना। ये दूसरा क्या बोलते हैं, अपर, है ना, ये। और एक हमारा रिलेशन क्या, म्यू बराबर होता है सी बटे भी, सी बटे भी, यानी हम इसको लिख सकते हैं सी बटे भी। अब यहां पर थोड़ा सोचिए बेटा, अगर आपतन कोण को कम करते, क्या करते बेटा, कम, मिनिमम, तो आर का मान भी क्या होता है, कम होता है। स्नेल का नियम यही बोलता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहता है। तो जब आई को कम करेंगे तो आर कम होगा, आर को कम करेंगे तो प्रकाश की चाल भी कम होगा बेटा। क्या होगा, प्रकाश की चाल भी कम होगा। तो देखो सबसे कम आपतन कोण किसमें बेटा, सी वाले में, इसलिए आंसर क्या आएगा, करेक्ट सी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।